कोर्ट का ऑर्डर 100 नंबर पर कॉल करने के बाद तमाम चीज़ों के बाद भी अभी भी वहां पर कंस्ट्रक्शन जारी है। भू माफिया लगातार अपना वहां पर नियंत्रण बनाए रखे हुए हैं। मेरी बाउंड्री थी 2012 में मैं किसी कारणवश अपने परिवार की परेशानी से विद फैमिली अलीगढ़ ट्रांसफ़र हो गया। मेरी ज़मीन यहीं पड़ी थी, खाली थी। जब 2016 में वापस लौटा तो लौटने पर जब मैं ज़मीन के ऊपर गया तो मैंने देखा कि वहाँ मेरी बाउंड्री के ऊपर कुछ और बाउंड्री ऊंची करने के बाद टीन शेड डाल के लेबर तबके के आदमी छोड़ रखे हैं। मेरे को उन्होंने मारा, वहाँ पे पीटा और मुझे बंद करा दिया। ज़मीन चौधरी जग्गन सनौफ हरकेश की थी और पहले की सरकारी ज़मीन थी। सरकार ने इनका मुआवजा, सरकार से इन्होंने मुआवजा ले लिया था। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा बेच दी और हमने ये ज़मीन मोहम्मद रफ़ीक से ख़रीदी, इन्होंने मोहम्मद रफ़ीक को बेची। फिर तिवारा इस पर कब्जा करके किसी और को बेचना चाह रहे हैं। प्लीज़ हम चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। मैं प्लाट पर पहुंचा, उसके बाद उन लोगों ने मुझसे कंप्रोमाइज़ की बात करी और जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए आए थे वो अकील मलिक सनौफ फ़कीर मोहम्मद दोनों बाप बेटे आए थे। वो काश्तकार खेमचंद के बहुत क्लोज़ हैं और उसकी रिकॉर्डिंग मुझ पर मौजूद है। वो जो पैसे दे रहे थे वो पैसे मुझे मंजूर नहीं थे। मेरी प्लाट की कीमत के बहुत कम थे। मैंने उनसे मना कर दिया और जब मेरे मना करने के बाद उन्होंने इस पर बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। और ये आदमी मामूली आदमी नहीं है, कई प्रांतों में बिल्डिंग बनाता है। अकील मलिक और खेमचंद के पैसे से बनाता है, खेमचंद पैसा लगाता है। एमसीडी से तुड़वाने के बाद भी काम जारी है। आप देख रहे अमन न्यूज़। लगातार हमारी प्रयास जो ऐसे अवैध कब्जे हैं उसको लेकर के हमारी बराबर मुहिम जारी है। और एक ऐसे मामला सामने आया, मोहम्मद जमील साहब हैं, उनकी प्रॉपर्टी का जो मामला है आज पहुंचे हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, यानी 98 के लगभग इन्होंने ये ज़मीन वहां पर ली थी। उसके बाद बाहर चले गए थे, अस्वस्थ हो गए थे। शाहीनबाग राजधानी दिल्ली का मामला है ये। और जब ये लौटे हैं तो भू माफियों ने वहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। 100 नंबर पर कॉलिंग भी किया गया, तमाम चीज़ें देंगे, जानकारी बताएंगे। फिर इन्होंने इसरार साहब को ये ज़मीन बेची थी और इन तमाम चीज़ों के बाद भी अभी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर 100 नंबर पर कॉल करने के बाद तमाम चीज़ों के बाद भी अभी भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। भू माफिया लगातार अपना वहाँ पर नियंत्रण बनाए रखे हुए हैं। बहरहाल बताएंगे। और आगे जमील साहब थोड़ा आप विस्तृत बताइए कि कब आपने खरीदी थी और क्या क्या हुआ बीच में, बताइए। मैंने इस ज़मीन को 1998 में ख़रीदा था मोहम्मद रफ़ीक से और पोजीशन ली थी, मेरी बाउंड्री थी। 2012 में मैं किसी कारणवश अपने परिवार की परेशानी से विद फैमिली अलीगढ़ ट्रांसफ़र हो गया। मेरी ज़मीन यहीं पड़ी थी, खाली थी। जब 2016 में वापस लौटा तो लौटने पर जब मैं ज़मीन के ऊपर गया तो मैंने देखा कि वहाँ मेरी बाउंड्री के ऊपर कुछ और बाउंड्री ऊंची करने के बाद टीन शेड डाल के लेबर तबके के आदमी छोड़ रखे हैं। तब आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने मदद मांगी और अपनी कंप्लेंट भी लिखवाई, जो नीचे से ऊपर तक डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर और गृह मंत्री सबको मैंने कंप्लेंट दी, जो मेरे पास आज मौजूद है। उसके बाद भी ये लोग इन्होंने फिर फैसले के लिए मुजराबंद हुए और मुझसे फैसले की बात की। उस फैसले में जो ये पैसे दे रहे थे वो सूटेबल नहीं थे। मेरा प्लाट लगभग आज के टाइम में 8 करोड़ का है, ये 20 लाख रुपए दे रहे थे। मैंने इनसे मना कर दिया और आगे कंप्लेंट कराई। उसके बाद मैंने ये प्लाट इसरार को बेच दिया। और इस तरीके से इसरार एक दूसरे पक्ष आते हैं जिनको ये बेच देते हैं, तो उन्होंने आपको पैसा दे दिया था, पोजीशन उनको दे दी थी आपने? जी, मैंने उन्हें पोजीशन दी और उन्होंने मुझे पैसा दे दिया। ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ 65 लाख में मैंने इसरार को बेची। और जमील साहब का कहना है, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इसरार सार से भी करेंगे बातचीत, जाने का करेंगे प्रयास। जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी तो अभी वर्तमान क्या हालत है? इसरार साहब है मेरे दूसरे पक्ष में। इसरार साहब ये बताइए, अभी यदि जब आपने ज़मीन खरीदी तो आपके पास वो पेपर वगैरह सब आ गया था? सब चीज़ आ गई है मेरे पास, कब्जा भी मेरे पास आ गया था। उसके बाद मैं गया तो मेरे को उन्होंने मारा, वहाँ पे पीटा और मुझे बंद करा दिया। ये उसके बाद जी
कब की ये घटना है लगभग? ये करीब 1.5 साल हो गए। तो अभी अब क्या है वर्तमान की, जरा थोड़ा बताएंगे आज भी हालात। मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, वहाँ काम चल रहा है, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर दे के काम तो बंद करा दिया एमसीडी ने, लेकिन वो पुलिस को पैसे वैसे दे के पता नहीं क्या करते हैं, और अंदर अंदर काम चल रहा है उसमें, आज भी काम चल रहा है, और आज भी मैंने 100 नंबर पे कॉल करी है वहाँ पर। और आप देखिए इस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी अभी निर्माण कार्य भू माफियों का जो वो था, तो वो क्या आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं? जी जानता हूँ मैं एक को, आकिल अहमद एक नामिक आदमी है, बिल्डर है वो बहुत बड़ा, दुबई के रहने वाले हैं वो लोग, दुबई में उनका कारोबार है, यहाँ पे भूमाफिया कर रहे हैं, लोगों के मकानों पे कब्जा कर रहे हैं, ये उनका कारोबार है। तो आज जो आपने कंप्लेंट की है, बहरहाल अब क्या आप निकल के आ रहा, आज जब आपने कंप्लेंट की तो अब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोलते वो कहते हैं हमने काम बंद करा दिया, लेकिन काम ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। और देखिए इस तरीके से यदि शासन व्यवस्था, प्रशासन, हाईकोर्ट का ऑर्डर, इस तरीके से शरीफ लोग जिनकी जमीन है, मालिकों की इस तरीके से दर ठोकरें खानी पड़ेंगी, तो आम आदमी का जीना शायद मुश्किल पड़ जाएगा। ये मिली भगत आखिर कहाँ नजर आती है? ये तो इनकी आपस की मिली भगत है, नज़र तो ये साफ आ रही है, जब काम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी काम नहीं रुक रहा है, तो इनकी मिली भगत ही है। अब आप क्या कहना चाहते हैं हमारे इस मीडिया के माध्यम से, क्या बातें आप आगे रखना चाहेंगे? अब मैं इसमें दोबारा कोर्ट में जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। आपने थाने में लिखित रिपोर्ट भी दे रखी है? बिल्कुल सब जगह दे रखी है, थाने में भी, सब जगह जहाँ दी तो जाती है। एसपी और डीसीपी साहब जैसे चाहिए वो क्या बोल रहे हैं? सब जगह दे रखी है, कोई कुछ नहीं होता कहीं से भी। और इस तरीके से पुलिस प्रशासन की मानो लगता है कि राजधानी दिल्ली में चरमराती व्यवस्था नजर आती है। पूरी कंप्लेंट के बाद भी ये हालत देखने को मिल रहा है कि जिन्होंने ज़मीन खरीदी वो भी सफ़र कर रहे हैं। और हमारे साथ जमील साहब बैठे हुए हैं, एक बार फिर रुख करता हूँ उनकी तरफ, वो क्या कह रहे हो। जमील साहब, आप ये जानते हो ज़मीन का जो, यदि मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, वो ज़मीन ऐसे भी निकल के आ रहा, आपके डॉक्यूमेंट से ऐसे मालूम होता है कि कहीं ना कहीं वो पहले सरकारी ज़मीन रही है, ये किससे आपने ली, किसकी वो ज़मीन थी, थोड़ा उस बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी, ये ज़मीन चौधरी जग्गन सन ऑफ हरकेश की थी और पहले की सरकारी ज़मीन थी। सरकार ने इनका मुआवजा, सरकार से इन्होंने मुआवजा ले लिया था, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा बेच दी और हमने ये ज़मीन मोहम्मद रफ़ीक से ख़रीदी, इन्होंने मोहम्मद रफ़ीक को बेची, फिर तिवारा इस पर कब्जा करके किसी और को बेचना चाह रहे हैं और हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, बीमार आदमी हैं। प्लीज़ हम चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। और मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं इलिमा, ज़रा आगे बात को बढ़ाएंगे। इस तरह के अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं देश के। जब इस तरह के सीनियर सिटीजन परेशान होंगे तो औरों के क्या हाल होंगे आगे? सर, जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ की बात की, तो आपने उसकी कोई रिपोर्टिंग या कोई प्रूफ आपके पास है? जी, जब मैं प्लाट पर पहुंचा उसके बाद उन लोगों ने मुझसे कंप्रोमाइज़ की बात करी और जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए आए थे वो अकील मलिक सन ऑफ फ़कीर मोहम्मद, दोनों बाप बेटे आए थे। गो काश्तकार खेमचंद के बहुत क्लोज़ हैं और उसकी रिकॉर्डिंग मुझ पर मौजूद है। 2021 में 5 अगस्त को उनसे मेरी लास्ट बार बात हुई थी। वो जो पैसे दे रहे थे वो पैसे मुझे मंजूर नहीं थे, मेरी प्लाट की कीमत के बहुत कम थे। मैंने उनसे मना कर दिया और जब मेरे मना करने के बाद उन्होंने इस पर बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। और ये आदमी मामूली आदमी नहीं है, कई प्रांतों में बिल्डिंग बनाता है अकील मलिक और खेमचंद के पैसे से बनाता है। खेमचंद पैसा लगाता है। खेमचंद खरबोपति आदमी है, पावरफुल है। हमारे जैसे लोगों की कोई बात नहीं सुनता है, न थाने में सुनता है न एमसीडी में सुनता है। एमसीडी में तुड़वाने के बाद भी काम जारी है। क्या एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है? एमसीडी ने कार्रवाई करी, इसको डेमोलिशन करा दिया। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ पर्दे लगाने के बाद फिर पुलिस की सेटिंग से काम शुरू करा दिया। क्या आपने कभी लिखित में कार्रवाई की है या कभी आप थाने गए हैं? जी, इसरार जिन्हें मैंने ये प्लाट दिया था वो इसरार थाने भी गए, थाने में कंप्लेंट भी की, कोर्ट में भी गए, कोर्ट से मामला जारी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डरों के बाद ये प्लाट का डेमोलिशन हुआ है। डेमोलिशन होने के बाद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को न माना जा रहा और ये पुलिस की सहमति से इस पर कार्य कर रहे हैं। जब आप 2016 में दिल्ली आए
आपने क्या देखा? जब 2016 में वापस आया था तो मेरे प्लाट में मेरी बाउंड्री पे थोड़ी ऊंची बाउंड्री करके इन्होंने टीन टप्पर डाल दिए थे। उसका मैंने ऑब्जेक्शन करा, मैंने पब्लिक को इकट्ठा करा, पब्लिक में बहुत सारी बातें करी। उसके बाद ये मुझे कुछ मुआवजा देने को तैयार हो गए जो मुझे मंजूर नहीं था। अब वर्तमान में आपके प्लाट की क्या स्थिति है? इस टाइम पे जो स्थिति है वो ये है कि जब डेमोलिशन करा दिया उसके बाद उन्होंने धर्मशाला बैद्यनाथ के बोर्ड लगाने के बाद चारों तरफ से उसे पॉलीथीन से घेर दिया है और उसके बाद अंदर अंदर उसमें काम कर रहे हैं। वो उस सूचना को मिलते ही हमने आगे कंप्लेंटें की हैं जो सुनी नहीं जा रही हैं। इस वक्त पुलिस के ज़रिए उनकी सहमति से इसमें कार्य हो रहा है। और आगे बढ़ते इसमें ऐसे निकल के आ रहा भी जो जमील साहब हैं उनके मुताबिक वहाँ पर कुछ धर्मशाला जैसे बनाने की स्थिति चालू हो गई, यानी धर्म के आड़ में भी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा। हालांकि मैं यदि अमन न्यूज़ की बात करूं तो अपोजिट पार्टी से बराबर संपर्क किया गया था, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया है। लगातार पार्टी बढ़ रही है। और अभी का जो स्थिति है, जो वहां पर वो धर्म के नाम का बोर्ड लगा पड़ा, वो उसका थोड़ा बताएंगे अब क्या क्या लिखा है उस बोर्ड में? उस बोर्ड पर धर्म मतलब बैद्यनाथ धर्मशाला का बोर्ड है, ये लिखा हुआ है। और पूरी कॉलोनी मुसलमानी है, उसमें एक भी घर हिंदू का नहीं है। उस धर्मशाला को वहाँ बनाने के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव इस टाइम रखा है अवैध तरीके से कब्जा करके, एक फसाद करने की बात है जो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो सकता है। लाखों जानें उसमें जा सकती हैं। वहाँ धर्मशाला की क्या ज़रूरत है जहाँ उस धर्म के लोग ही नहीं रहते, वहाँ सिर्फ मुसलमान रहते हैं, वहाँ हिंदू नहीं रहता कोई। तो कहीं ना कहीं ये एक धार्मिक आड़ में लेकर के भूमाफिया कब्जा कर रहा है। जी ऐसा ही है, ये धर्म के नाम पर कब्जा कर रहे हैं और इस तरीके से ये लोग करते आए हैं। इन्होंने बहुत ज़मीनें कितनी बार लेके और छीन के बेची हैं। और जाने के करेंगे जो दूसरी पार्टी है इसरार साहब, उनसे भी बात करेंगे। इसरार साहब, आप भी वहाँ पर आप जब गए थे तो ये धर्म को लेके जो वहाँ पर है बताया जा रहा, क्या आपको भी नजर आया? के वो लगा दिए वहाँ पोस्टर कि हम धर्मशाला बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो पर्दा डाल के अपना घर बना रहे हैं, सिर्फ बेचने के लिए, रहने के लिए भी नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? इस तरीके से कई जगह पर अब ईडी के लगातार छापे भी होते हैं, तो क्या इन लोगों पे भी कभी ईडी का शिकंजा कसा जाएगा? शिकंजा क्या इस तरीके से कोई सरकार कार्रवाई कर पाएगी? आगे क्या अब होना चाहिए? आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? हमारा हक मिलना चाहिए, जो हमारी ज़मीन है हमें मिलनी चाहिए, जो हमने इनसे जमील भाई से खरीदी है। और इस तरीके से अमन न्यूज़ ने अपोजिट पार्टी से संपर्क किया है, वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। लगातार दोनों पार्टी दर भटक रही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर, एमसीडी तक कंप्लेंट, पुलिस भी पूरी मामले को शायद जानती है क्योंकि बराबर कंप्लेंट के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फाइल दोनों पार्टी के पास है कंप्लेंट की। तो बहरहाल देखने का विषय ये रहेगा क्या आगे सरकार क्या ऑर्डर लेता है, पुलिस प्रशासन और जो सरकार है, ये ईडी है, जो भी गवर्नमेंट की बॉडियां हैं, क्या इस तरीके से कहीं ये तो नहीं कि आने वाले टाइम में वहाँ पर बहुत बड़ा दंगा फसाद हो जाए, या ये जो भूमाफिया हैं ये क्या इन पे भी शिकंजा कसेगा, ये देखने की लायक बात रहेगी। मेरे साथ इलिमा, महेश बहुगुणा और जमील साहब थे, और इसरार साहब जो वर्तमान प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आपका अमन न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।